अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद बाबर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं बेसिकली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं कुछ आप लोगों के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करूँ इनेबलर्स के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो कुछ समझ में थोड़ा बहुत तो नहीं आ रहा था, थोड़ा-सा मैंने और किया, तो फिर मैंने कहा कि यार क्यों ना ड्रॉपशिप मॉडल के ऊपर ही एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है वो होलसेल और पीएल के मॉडल के ऊपर तो काफ़ी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ड्रॉपशिप मॉडल के ऊपर हम थोड़ा सा कम डिस्कस करते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं ड्रॉपशिप मॉडल के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो थोड़ी एक कोशिश है राइट। तो सबसे पहले बेसिकली हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ड्रॉपशिप मॉडल, राइट? अच्छा, ड्रॉपशिप मॉडल जो है वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है। ठीक है, सिंपल एक प्रोसेस है कि आप एक आपकी अपनी एक सेलिंग प्लेस होती है, चाहे वो वेबसाइट की सूरत में हो, चाहे वो मार्केट प्लेस की सूरत में हो। वहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट को शो करते हैं, ठीक है? और वो प्रोडक्ट जो होती है किसी आपके रजिस्टर्ड सप्लायर की होती है। तो रजिस्टर्ड सप्लायर का मतलब ये होता है कि आप उस सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं और उसके 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 पास अपना एक अकाउंट बनाते हैं, वो अप्रूव करता है, और उसके बाद फिर आपका और उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है एक रिलेशन कायम हो जाता है और आप वहाँ से प्रोडक्ट को जो है अपनी फुलफिल कर रहे होते हैं, राइट? तो ये रजिस्टर्ड सप्लायर की डेफिनेशन होती है। तो आपकी प्रोडक्ट शो होती है, प्रोडक्ट शो होने के बाद जो है आप रजिस्टर्ड सप्लायर के साथ आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड प्रोडक्ट जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ चली जाती है, राइट? तो ये एक सिंपल सा जो है इसका एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो है वो जब आप जब आप उसकी प्रोडक्ट को अपने पास अपनी वेबसाइट पे या मार्केट प्लेस के ऊपर आप शो करते हैं, उस पर एक ऑर्डर आता है। जब ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर को क्या करते हैं कि उस ऑर्डर को लेते हैं और उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, जो सप्लायर रजिस्टर सप्लायर होता है उस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप उसके ऊपर प्रोडक्ट को पुश करते हैं। पुश करने के बाद आप क्या करते हैं कि आपके पास जो कस्टमर का एड्रेस होता है, वो एड्रेस आप वहाँ पर डालते हैं और उसके बाद वो ऑर्डर पुश कर देते हैं सप्लायर के पास, राइट? तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके बिहाफ पे जो वो सप्लायर और वेंडर है, जो रजिस्टर्ड वेंडर है आपके साथ, वो आपके बिहाफ पे उस कस्टमर को जो है वो ऑर्डर जो है वो पुश कर देता है, राइट? तो बेसिकली ये टोटल ड्रॉप शिपिंग का जो सिंपल मॉडल बिल्कुल ये है, राइट? अच्छा, इसको इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा-सा देखें हम डायग्राम की मदद से, तो बेसिकली क्या है कि ऑर्डर यहाँ पर से ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर पास टू सप्लायर हुआ, ठीक है? ऑर्डर पास टू सप्लायर के बाद सप्लायर शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर, ठीक है? यहाँ पर क्या है आपको कि आपको कोई हर्डल नहीं है कि जी हमें इसकी पैकेजिंग बनानी है, हमें इसको जो है शिप करने के लिए आउटलेट पे जाके शिप करना है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैंडल कर रहा होता है वो आपका सप्लायर हैंडल कर रहा होता है, राइट? वो आपके बिहाफ पे एक ऑर्डर को रिसीव कर देता है। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी हर्डल यही होती है कि भाई आप इन ऑपरेशनल इस वाले कम से कम ऑपरेशन से जो है ना आपको बच जाते हैं। बस आपने करना ही होता है लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आप उसको जो है ना ऑर्डर पुश कर दें, तो आपके बिहाफ पे जो है वो बेसिकली ऑर्डर पुश कर देता है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा एक प्रोसेस होता है, राइट? उसके बाद इसकी जो ब्यूटी है वो क्या है, मतलब इस मॉडल का पोटेंशियल कह रहे हैं आप, वो क्या है? तो बेसिकली इसका जो पोटेंशियल है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि $100 की है, उसका आपके पास एक ऑर्डर आता है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, हम एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट ले लेते हैं, वेबसाइट के ऊपर आपका एक ऑर्डर आया। ऑर्डर आने के बाद आप ऑर्डर आया तो डेफिनिटली आपके पास $100 आ गए, $100 आ गए, राइट? आपने क्या किया, उस ऑर्डर को उठाया और उस वेंडर या सप्लायर के पोर्टल पे गए, वहाँ पर आपने ऑर्डर पुश किया। लेट्स सपोज ऑर्डर की कॉस्ट थी $20, $20 थी, $5 उसने शिपमेंट की दी, $25 उसने चार्ज किया और आपके बिहाफ पे ऑर्डर को रवाना कर दिया, राइट? तो आपके पास कितने बच गए? $75 बच गए। अच्छा, $75 तो प्रॉफिट आपके पास बचा, इट्स ओके। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपने $75 बनाए, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसमें, आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं की, बस आपकी थोड़ी-सी मेहनत और तवज्जो की वजह से वो ये चीज़ें जो है ना आपके वजूद में आया है। एक्चुअली
इसकी ब्यूटी तो बिल्कुल आपने देखा कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो है वो आपने $75 जो है ना वो अर्न कर दिए। और उसके अलावा भी डेफ़िनेटली इसमें आपको कोई फ़िज़िकल इन्वेंटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? और जब आपके पास ऑर्डर आता है तब आपकी एक इन्वेस्टमेंट उसी अमाउंट से होती है, जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है उसी अमाउंट से आप खरीद के उसको देते हैं, तो डेफ़िनेटली एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ये तो एक अच्छे इसका पोटेंशियल है इसके लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़हन में जो है ना अभी बेसिकली ये बात है कि ड्रॉपशिपिंग बिज़नेस जो है वो रिस्की है। डेफ़िनेटली ये एक रिस्की मॉडल है, बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू होलसेल एंड टीएल ये थोड़ा-सा रिस्की मॉडल है। लेकिन अगर हम इसको टैकल करने का तरीका सही से इसको हम तरीका सीखें तो ये डेफ़िनेटली ये टैकल हो सकता है और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंस के साथ इसको जो है ना हम देखें। मिसाल के तौर पे जो है सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस बिज़नेस के ऊपर जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जी आप जो है ना वो किसी रिलायबल सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करें हमेशा। अपना अकाउंट जो भी बनाएँ आप रिलायबल अकाउंट जो रजिस्टर्ड करने के लिए आप जिस सप्लायर को जा रहे हैं उसको पहले चेक कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है ना? बेटर बिज़नेस ब्यूरो पे जाके चेक कर लें, उसके रिव्यूज़ चेक कर लें, ठीक है ना? कम से कम उसने 3 साल मिनिमम 3 साल जो है ना वो काम कर रहा हो, तो उसके उसके भी जो है आपको उसके जो रिव्यूज़ थोड़े से अच्छे हों, चीज़ें अच्छी हों, तो उनके साथ उनको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सप्लायर, ठीक है? क्योंकि अगर आपका सप्लायर सही नहीं होगा, वहाँ पे आपकी जो है ना ऑर्डर को पुश नहीं करेगा, आपको इन्वेंट्री जो है वो आप डिपेंडेंट है डेफ़िनिटली आपके सप्लायर के ऊपर, अगर वो सही से नहीं भेज रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना फिर आपका हर्डल बनेंगी, राइट? लेकिन जो अच्छे सप्लायर्स हैं, बहुत अच्छे सप्लायर्स भी ऐसे हैं, जो जो बेशक आपको उसमें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना वो कम होगा, लेकिन होगा क्या उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन में भी पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन आपकी जो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होगा, तो आप क्वांटिटी में भी ऑर्डर्स जो है ना वो भेज सकते हैं और उसमें जो है वो आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो अच्छा यानी कि रिलायबल, राइट? अच्छा, उसके बाद आप अपनी स्टॉक अपडेशन के प्रोसेस को अच्छा करें, यानी क्योंकि ये वर्चुअल इन्वेंट्री होती है कि वहाँ से जो रजिस्टर्ड ईमेल करता है, वहाँ पर से आपके पास आती है और आप उसको अपडेट करते हैं। तो कम से कम दिन में जो है ना, कम से कम आप उसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें, ठीक है ना? ताकि उसमें जो है ना क्वांटिटी आपकी सही यानी आप बिल्कुल रियलिस्टिक उस पे रहें, राइट? अच्छा, इसके अलावा जो अगर फ़र्ज़ कीजिए आप इस मार्केट प्लेस के ऊपर इस चीज़ को बेच रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा थ्रेड है, तो उसको कैसे हैंडल करें? उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि आप उसका जो है ना एक थ्रेशोल्ड बनाएँ। थ्रेशोल्ड बनाने का मतलब क्या है? जैसे कि जो सप्लायर है वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि जी आप में 100 क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की मेरे पास मौजूद है। तो आप उसको 100 ना लें बल्कि उसको 5 या 10 अपने पास तसव्वुर करें और उसके बाद आप उसको वहाँ पर 5 या 10 ही शो करवाएँ, राइट? तो इस तरह से जो है ना आप अपने आप को थोड़ा-सा स्मार्टली एक्टिव करें, ठीक है? उसके बाद डेफ़िनेटली जैसा मैंने बताया कि आप थोड़ा कम मार्जिन के ऊपर काम करें लेकिन अच्छे सप्लायर के साथ काम करें। अच्छा, जो मेरे ख़्याल में तीसरी चीज़ जो है बेसिकली उसके आगे बेसिकली जो चीज़ है, वो ये कि आप किसी एक कैटेगरी, एक निच की तरफ जाएँ पहले, ठीक है? उस निच को पहले सक्सेसफुली उसके वेंडर्स को ढूँढें, उसके सप्लायर्स को ढूँढें और उसको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएँ, थोड़ा टाइम लगाएँ, उसके ऊपर रिसर्च करें और उसके बाद फिर वो चीज़ें जो है ना आप उसकी उसकी मैच्योरिटी की तरफ जाएँ थोड़ा-सा। तो फिर होगा क्या कि वो बेसिकली जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर आप किसी और निच की तरफ जाएँ। क्योंकि फ़ोकस आप पे नहीं, क्योंकि बहुत बाज़ दफ़ा सप्लायर शुरू में बहुत अच्छे चलते हैं, फिर बाद में खराब होते हैं, तो इसलिए आपको मॉनिटरिंग रखनी ज़रूरी होगी, राइट? तो फिर उसके बाद जो है ना आप डेफ़िनिटली दूसरी निच की तरफ जाएँ, तीसरी निच की तरफ जाएँ फिर। ये बेसिकली एक छोटा-सा जो है ना इसका प्रोसेस है, राइट? अच्छा, आप बेसिकली जब आप थोड़ा-सा बिज़नेस कर लें और थोड़ा-सा फाइनेंशियली फ्लो भी आपके पास आ जाता है, तो फिर आप जो है वो होलसेल मॉडल के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अपने इस बिज़नेस को ऑटोमेशन पे लेके जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन से मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि भई इन्वेंट्री की जो डेली की हर्डल्स हैं मैं उनको मैं देखूँ, ये करूँ, वो करूँ, इससे आप बचना चाहते हैं, तो आप फिर अपने सप्लायर से ये बात भी कर सकते हैं कि वो कोई एक ऐसे सर्विस मुझे प्रोवाइड कर दे जिससे मैं जो है वो मैं इंटीग्रेट कर दूँ अपने सिस्टम में और ऑटोमेटिकली मेरी जो है इन्वेंट्री है वो 2 से 3 दफ़ा अपडेट हो जाए, ठीक है? मेरे ऑर्डर जो हैं जैसे ही आएँ तो वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएँ, ठीक है? तो इसमें ये है कि फिर वो उसके आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक आदमी मैनुअली इन चीज़ों को अपडेट कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होती हैं और अच्छे सप्लायर्स जो हैं वो इन सब चीज़ों की इंटीग्रेशन रखते हैं और इनकी सर्विसेज़ उनके पास इस तरह की सर्विसेज़ मौजूद होती हैं, ठीक है?
तो ये एक मतलब मैं कहूँगा कि ये छोटे-छोटे से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिनको आप देख के जो है ना ड्रॉप शिपिंग रिस्क को बहुत ओवरकम कर सकते हैं, मतलब ना होने के बराबर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो बात है वो ये थी कि जो लोगों के ज़हन में है, तो इस चीज़ को जो अब जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, राइट? और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने कुछ प्रैक्टिकल सक्सेस स्टोरीज़ और इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, जिनमें जो है बेसिकली उन लोगों ने इसी तरह काम किया और अभी अपने बिजनेस को बढ़ा लिया डेफिनेटली, ठीक है ना? तो इसके बाद जो डेफिनेटली जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो रिसेंटली यानी इमर्जिंग कंट्रीज विद द पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप शिपिंग, यानी कौन कौन सी कंट्रीज में जो है अभी पोटेंशियल है ड्रॉप शिपिंग का। देखें, यूके और यूएस के अंदर जो है ना हम बेसिकली डेफिनेटली ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है, और सारे लोग ही तकरीबन इसमें जो है ना काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो इसलिए लोगों ने जो है ना छोटी छोटी जो छोटे छोटे बेसिकली कंट्रीज जो हैं, अदर कंट्रीज जो है उनको इग्नोर किया है। लाइक मैंने जो अपनी उसमें भी रखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, ब्राज़ील और तुर्की, अ, इनको मैंने बेसिकली थोड़ा-सा डिस्कस किया है। इसके अलावा भी और कंट्रीज़ हैं जिनको फ़ोकस किया जा सकता है, ठीक है? उनके मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे और ये इमर्जिंग कंट्रीज़ अभी ये ग्रो कर रही हैं, राइट? तो इनको हम थोड़ा बारी-बारी देख लेते हैं कि इनकी क्या स्टैट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं टर्की को डिस्कस करना चाहूँगा। टर्की की एक अच्छा, ये जो मैंने सर्वे रिपोर्ट्स हैं, ये एक स्टैटिया एक साइट है, उसमें से मैंने ली है। और ये स्टैट्स जो हैं उसकी उनकी वो ऑथेंटिक स्टैट्स होती हैं, ठीक है? तो उसमें जो टर्की का जो रेवेन्यू 2020 में रहा है डेफिनिटली, वो तकरीबन रहा है $11,300 मिलियन का रहा है, राइट? जिसमें इसके जो रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेक्टेड जो कि 2025 में जो कर रहे हैं बढ़ के, यानी सीएजीआर एक चीज़ होती है, जैसे कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट होती है, बेसिकली ये कैलकुलेशन होती है इसकी कि जी आपका जो एंडिंग ईयर और प्रीवियस ईयर है, इसको एक डिवीजन कैलकुलेशन की मदद से ये निकालते हैं। उसमें फिर एक आपकी जो है ना एक बेसिकली एक फिगर को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? तो इसका जो सीजीआर है जो कैलकुलेट किया गया वो 17.8% है, जो कि 2020-2025 तक का जो दिया गया है, राइट? इसमें ये क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेड जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन है वो है तकरीबन 25,673 मिलियन 2025 में जो है ये मार्केट होगी। मार्केट इतनी डॉलर की जो वर्थ की मार्केट हो जाएगी, ठीक है ना? तो इट्स काफ़ी अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम है। अच्छा, यहाँ की जो मार्केट सेगमेंट है, यानी हर निच की जो मैंने बात की थी, यहाँ जो ज़्यादातर जो बिजनेस हो रहा है वो फैशंस के ऊपर जो है ना ज़्यादा वो हो रहा है। यहाँ पर इसने तकरीबन फैशन की जो कैटेगरी है उसके अंदर ऑलमोस्ट $4,721 मिलियन 2020 में बनाया है, राइट? अच्छा, इसी तरह जो यूज़र पेनिट्रेशन, यानी यूज़र की जो रेशियो है इसके ऊपर पेनिट्रेट होने का, वो 44.1% है, जो कि 2020 का था। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो इनके एक्सपेक्टेड वो तकरीबन ये हिट करेगा 67 पॉइंट ऑलमोस्ट 67% पे जो है 2025 में हिट करेगा। तो इट्स अब ये भी एक बड़ा अच्छा गैप है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अभी मार्जिन है। यहाँ पर अगर अभी हम काम करना शुरू करें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा हमें एक रेवेन्यू मिल सकता है, राइट? इसी तरह ब्राज़ील है। ब्राज़ील की भी इस तरह देखिए, मार्केट तकरीबन यूएस डॉलर 21,217 मिलियन की है, जो कि 2020 में है, राइट? और ठीक है। अच्छा, द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी एक यूज़र जो है वो $303.75 खर्च करेगा। ये एक एवरेज निकाला है, जिसमें उसने ये तखमीनिया लगाया है कि जी एक यूज़र जो है वो तकरीबन $303.75 जो है वो खर्च करेगा, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छा फिगर है। नौ ब्राज़ील के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील का जो रेवेन्यू मार्केट रहा है ई कॉमर्स का, वो 21,217 मिलियन रहा है 2020 में, राइट? अच्छा, और इसका जो सीएजीआर है वो 82% है, 8.2% है, आई एम सॉरी, 8.2% है, राइट? अच्छा, मार्केट वॉल्यूम जो एक्सपेक्ट कर रहा है 2025 में वो 31,491 मिलियन, ये भी एक अच्छी फिगर है, राइट? अच्छा, इसकी जो जैसे कहना है ये लार्जेस्ट सेगमेंट यानी निच की बात कर रहा है कि वहाँ पर जो निच अच्छी पॉपुलर निच है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया कैटेगरी है, ठीक है? विद जो कि जिसने बिजनेस किया 2020 में 5,661 मिलियन का। अगेन पेनिट्रेशन
चीज़ पेनिट्रेशन उसको देखते हैं तो 49.4% जो है वो 2020 में इसकी यूज़र्स की पेनिट्रेशन रही है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 63% 2025 में। ये भी अगेन अच्छी एक फिगर है। अच्छा, उसके अलावा जो एवरेज यहाँ पर जो यूज़र स्पेंड कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर, 202.14 डॉलर जो है वो स्पेंड करेगा। ठीक है, ये एक उन्होंने अगेन नेदरलैंड को देखते हैं, ब्राज़ील एंड नेदरलैंड को देखते हैं। नेदरलैंड में जो 2020 में जो फिगर रही है वो $17,748 मिलियन रही है, और इसका CAGR जो है वो 5.1% है, और इसका जो 2025 में प्रोजेक्टेड मार्केट वॉल्यूम है वो तकरीबन $22,807 मिलियन है। ये भी एक बहुत अच्छा फिगर है नेदरलैंड का। और लार्जेस्ट सेगमेंट अगेन इसमें भी जो कैटेगरी, फेमस कैटेगरी वो फैशन है, जिसने बिजनेस किया है 2020 में 5,944 मिलियन का हो, और इसकी जो पेनिट्रेशन रेट है वो 76.4% ऑलरेडी यहाँ पर मतलब ज़्यादा वो हो रही है, लेकिन इसकी जो 2025 में जो देखा जा रहा है वो 82.2% है। तो ये एक बहुत अच्छा फिगर नज़र आ रहा है कि 82.25 हो, तो इसके मतलब ये एवरेज रेवेन्यू जो पर यूज़र खर्च कर रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में वो $1,356.6 है, राइट। ये बहुत अच्छी फिगर है इसके नेदरलैंड में जो है काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो रेवेन्यू है ई कॉमर्स की वो 27,285 मिलियन 2020 में रही है। इसका CAGR जो रहा है वो 5.1% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसमें 2025 के अंदर जो इसकी मार्केट वॉल्यूम होगी वो 35,045 मिलियन 35,045 मिलियन, राइट। तो 2025 में रहेगी। और उसका अगेन तो मार्केट सेगमेंट जो है वो बेसिकली जो कैटेगरी है वो फैशन कैटेगरी है, यहाँ पर भी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, और इसने जो 2020 में बिजनेस किया है वो तकरीबन $7,155 मिलियन का किया है, और 71.7% इसका पेनिट्रेशन यूज़र पेनिट्रेशन रेट है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 77.1 2025 में। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जिसको, और इसके जो यूज़र पर यूज़र जो एवरेज है वो तकरीबन $1,492.41 यानी $1,492.41 जो है वो एक यूज़र खर्च करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा और अच्छी मार्केट है ऑस्ट्रेलिया भी। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ी सी प्रमोट मार्केट है, लेकिन नेदरलैंड, तुर्की और इनमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तुर्की में भी काफ़ी अभी जो है ना एक अच्छा खासा एक वो रहा है, राइट। इसी को मैंने थोड़ा सा क्विक लुक एक चार्ट में बताया, वही चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर चार्ट में दे दी कि 2020 में क्या फिगर रहेगी क्या है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये टोटल मैंने छोटी सी एक कोशिश की है प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं।